नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी। सिलेबस के हिसाब से हर एक चैप्टर को इसमें कवर किया गया है। उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए और प्लीज वीडियो को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, यानी कि परि यानी कि हमारे चारों ओर का, आवरण यानी कि घेरा, चारों ओर का जो घेरा है वही कहलाता है पर्यावरण का मेला। ओके, तो हमारे चारों ओर जो भी आप देख रहे हैं, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, सभी का तो घेरा कहलाता है पर्यावरण। अब पर्यावरण का जो होता है संरचना व प्रकार के आधार पर इसके मूल्य, जो मूलता कहा गया, तीन संगठक इसके बताए गए हैं। कौन कौन से? एक होता है जैविक संगठक या जैविक पर्यावरण कहा जाता है, एक होता है अजैविक जिसे भौतिक पर्यावरण भी कहा जाता है, और तीसरा जो होता है ये ऊर्जा संगठक होता है। और कहीं कहीं सांस्कृतिक एक संगठक को भी इसमें शामिल किया गया है। तो जैविक घटक जो होता है इसमें वनस्पति आ जाती हैं, जितने भी वनस्पतियां होती हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। जीव जंतु होते हैं जिसमें आप भी सम्मिलित हैं, और साथ ही साथ इसमें होता है सूक्ष्म जीव, यानी कि बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ये भी इसमें सम्मिलित होता है। भौतिक घटक जिसमें जीवन नहीं होता है। अब स्थलीय मंडल में अगर कहा जाए, स्थलीय घटक में, तो उसमें होता है मृदा हो जाता है। अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो नाम से ही पता चल रहा, वायु से वायु को चुरा लीजिए, और इसमें आर्द्रता भी तो होती है। और तीसरा होता है जलमंडल, यानी कि उसमें से जल को ले लीजिए, तो ये हमारा होता है भौतिक घटक। ऊर्जा कहेगा मेरे बिना तो तुम लोग कुछ नहीं, तो ऊर्जा के लिए प्रकाश एक होता है घटक, और दूसरा होता है तापमान। अब अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो हमारा पर्यावरण नहीं होगा। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? हमारे सूर्य देवता होते हैं, ओके, जो चमक रहे होते हैं। क्योंकि हमारा जो उत्पादक कड़ी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो कहते हैं सूरज नहीं होगा तो हम फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करेंगे। तो ये जो होता है ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होता है। ओके, क्या होता है? सूर्य होता है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया हो गया। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं पर्यावरण के, और इसमें मैंने कुछ ऐसे बिंदु भी रखे हैं जो आगे चलकर आपसे पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण के तीन संगठक कौन से हैं? इसमें भौतिक और अजैविक, अभी आपको बताया था, स्थल वायु जल। जैविक घटक में जो जीवित होते हैं, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव। सांस्कृतिक और मानव निर्मित गतिविधियां, मैंने अभी आपको बताया था, एक ये भी कड़ी इसमें रखी गई है। इसमें सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इन गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था भौतिक पर्यावरण होता है अजैविक कड़ी में, सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है जो मानव निर्मित गतिविधियां होती हैं, और जैविक पर्यावरण तो होता ही होता है। लेकिन परिचालन भाई साहब, ये क्यों बीच में आ रहे हैं? इनको हटाइए, ये इसका अंश नहीं होता है। अब चलते हैं हम घटनाओं का सही कालानुक्रम को समझने। कैसे कैसे कौन आया था? द लिटिल टू ग्रोथ का प्रकाशन ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सीक्वेंस में ये लगाने के लिए पूछ लेता है। बर्टलैंड आयोग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1987 में आया था। बर्टलैंड कमीशन, सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले इसी में लाई गई थी। ओके, बर्टलैंड में ही, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आवर कॉमन फ्यूचर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन सितंबर 1987 में किया गया था। इसमें किया गया था 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, O3 जिसे कहा जाता है। कनाडा में ये संपन्न हुआ था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये ब्राजील में संपन्न किया गया था 1992 में, 1992 में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन। ओके,
ये फर्स्ट पृथ्वी शिखर सम्मेलन था 1992 का, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रियो डी जेनेरियो जो है, ये तो ब्राजील को तो आप जानते हैं क्या कहा जाता है, पक्षियों का देश कहा जाता है, बर्ड्स का देश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये प्राकृतिक संसाधन के से क्षेत्र में होता है। ओके, एक नोट आप यहां पर ध्यान दे दीजिए, धारणीय विकास का जो मुख्य उद्देश्य है, ये पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करने से संबंधित है। ओके, और जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये 2012 जो संपन्न करवाया गया था रियो डी जेनेरियो, जिसे रियो 20 के नाम से जाना जाता है, रियो 20, ये शिखर सम्मेलन जो हुआ था, पहला तो हुआ था 1992 में हुआ था, याद होगा उसको। तो रियो 20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें जो घोषणा पत्र लाई गई थी, उसका शीर्षक क्या था वो याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है, द फ्यूचर बी वांट। ओके, ये घोषणा पत्र उसमें लाया गया था, और इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता, इन सब चीजों की बात इसमें कही गई थी रियो 20 में, रियो 20 घोषणा पत्र में। और रियो 20 घोषणा पत्र का नाम क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पहला कहां हुआ था? वो भी रियो में हुआ था, 1992 में हुआ था। याद हो गया इतना अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? जल चक्र। अगर जल नहीं चक्र होगा तो कैसे जीवन चलेगा? यानी कि अब जल चक्र के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो होता है सूरज। इतने कृपालु सूरज, सूरज की गर्मी से होता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से बाद ऊपर जाकर जो वाष्प होता है, इसमें आइडियाबैटिक शीतलन की क्रिया होने के बाद ये क्या होता है? ठंडा होता है। और जो आर्द्रताग्राही नाभिक होते हैं, ठंडा होने के बाद, भारी होने के बाद फिर से ये बरसात के रूप में नीचे आ जाते हैं। ओके, बाकी तो आप ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। ओके, याद होगा वो सब। फिर नीचे आने के बाद, फिर इनका कई उपयोग होने के बाद नदी, जलाशय, झरनों के द्वारा बह करके फिर से समुद्र में मिल जाते हैं, और इनमें वाष्पीकरण की क्रिया लगातार चलती रहती है। तो ये पूरा एक चक्र संपादित हो रहा होता है यहाँ पर, और इसमें जो मुख्य कड़ी होती है वो होती है सूर्य होता है। याद रखिएगा। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? जल चक्र में होती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर, निर्भर करती है। जो हमारा ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो बादल होता है, बादल में छोटे छोटे धूलकण भी होते हैं जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वहां पर गए होते हैं या चक्रवातों की वजह से पहुंच गए होते हैं। तो उनके अगल बगल जो आर्द्रता होती है, यही आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य कर रहे होते हैं। जब आइडियाबैटिक शीतलन की क्रिया के फलस्वरूप इनमें फैलाव होता है, और जब आर्द्रता इसमें काफी ज्यादा हो जाती है, और जहां पर ये लो प्रेशर देख रहे होते हैं, वहां पर ये बारिश करना शुरू कर देते हैं। ओके, याद है कुछ? ज्योग्राफी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये है वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है? ये तो बिना देखे आप बता दीजिए। वायु जो होता है एक मिश्रण होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑर्गन होता है, कई गैसों का ये मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय होता है? तो इसका अभिप्राय होता है पर्यावरण के गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण से इसका संबंध होता है। ओके, और इतना ही नहीं, मानवीय क्रियाकलापों और उसके विपरीत परिवर्तन लाने से भी इसका संबंध होता है, और साथ ही साथ पारिस्थितिकीय जो विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन होता है, उनसे भी इनका संबंध होता है। ओके, तो जो प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है, जैव विविधता की हानि हो रही है, या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण के होने वाले जो नुकसान को ही पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है। ओके, जब आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, वहां पर आप ये वहां पर मेंशन कर लीजिएगा कि देखिए जगह जगह देख रहे हैं पर्यावरण का नाश हो ही रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसका दिक्कत हो रहा है, इसलिए पेड़ पौधों को लगाने की बात कही जा रही है। जैव विविधता की जो हानि होती है उसके जरिए, कल कारखानों के लग जाने से धुआं, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसकी वजह से जैव विविधता का हानि हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का गलत तरीके से जो क्षरण हो रहा है, उनका खनन जो हो रहा है, वो एक जिम्मेदार होते हैं। तो इनकी वजह से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वही अपकर्ष कहलाया जाता है।
समझ गए ये चीज। अब हम आपको लेकर चलते हैं धारणीय विकास। 17 अत्यंत महत्वपूर्ण धारणीय विकास के लक्ष्यों के बारे में हम आपके सामने चर्चा करेंगे। और सर्वप्रथम इसे 2012 में रियो 20, अभी जो मैंने आपको बताया था रियो 20 घोषणा पत्र में इसकी बात कही गई थी। और इसका जो लक्ष्य है 2030 तक धारणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त, जो 17 इनके लक्ष्य हैं, इसको प्राप्त सफल बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है 2030 तक रखा गया है। ओके, अब मैं आपको 17 सतत विकास, जो धारणीय विकास है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सतत विकास के बारे में पहले तो आपको बता देता हूं वो क्या होता है। सतत विकास सिंपल वर्ड में समझिए कि पर्यावरण को नाश ना पहुंचाते हुए, यानी कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचाते हुए, जब आप आपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, पीढ़ियां जो आपके आने वाले बच्चे हैं, आपके आने वाले जो और उनके बच्चे के बच्चे हैं, उनके लिए जब प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जा रहा होता है, तो वही कहलाता है सतत विकास, कि पर्यावरण को हानि भी नहीं हो रही है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहेंगे। वही तो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मैं आपको पहले तो इसके सारे 17 लक्ष्य जो हैं वो बताऊंगा, और इसको याद करने का जो ट्रिक बताऊंगा वो आपको कहीं किसी भी क्लास में देखने को नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं पहले लक्ष्य से। गरीबी को समाप्त करने की बात कही गई है, दूसरे में भूखमरी को समाप्त करने की बात कही गई है, तीसरे में स्वास्थ्य और आरोग्यता की बात कही गई है, चौथे में शिक्षा की बात कही गई है, पांचवें में लैंगिक समानता की बात कही गई है, छठे में जल और स्वच्छता की बात बताई गई है, सातवें में किफायती और स्वच्छ ऊर्जा की बात इसमें कही गई है, आठवें में उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास की बात कही गई है, नौवें में उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे के विकास की बात कही गई है, 10वें में असमानता में कमी, 11वें में संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास, 12वें में जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद की इसमें चर्चा की गई है, 13वें में जलवायु कार्यवाही की बात इसमें की गई है, 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन, 15 में थलीय जीवों, यहां जीवों कर लीजिएगा आप, पीडीएफ में भी आप इसको सही कर लीजिएगा, आपको इंस्टा जो टेलीग्राम है वहां पर ये अवेलेबल हो जाएगा, लिंक आपको नीचे प्रोवाइड है। थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय पारिस्थितिक में जो जीवन होता है उनके सुरक्षा की बात इसमें कही गई है, 16 में शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं की बात कही गई है, 17 में लक्ष्यों के लिए भागीदारी की चर्चा की गई है। अब देखिए ये तो हो गया बहुत बोरिंग टाइप का। अब मैं आपको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से, पहले से लेकर के लास्ट तक हम बताएंगे। तो पहला लक्ष्य क्या है, गरीबी। तो गरीबी से हम स्टार्ट करेंगे। पहला आप याद रखिएगा किसी तरह, पहला गरीबी को अगर गरीबी रहेगी तो भूखमरी भी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, गरीबी रहेगी तो भूखमरी रहेगी, इसलिए भूखमरी मिटाना होगा। अगर भूख लगी रहेगी, भूखमरी ही रहेगी, तो स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ रहा होगा, आरोग्यता, रोग लोगों को लग रहा होगा। तो हमें स्वास्थ्य को सही करना है, आरोग्यता को बढ़ाना है। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आरोग्य रहेंगे, तो आप शिक्षित रह सकते हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, वरना तो बीमार ही पड़े रहेंगे। अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो आप लैंगिक समानता लाने की बात कहेंगे। अब रुकिए, यहां पर लैंगिक समानता लाने की बात किसमें कही गई है, 5वें में कही गई है। किसमें, 5वें में। अब 5 से सीधे आप पहुंच जाइए 10 पर, 5 का 2 गुना 10, 10 में बात कही गई असमानता में कमी की बात कही गई है। ओके, इतना याद हो गया। अब फिर से हम वापस चलते हैं छठे पे, यहां पर एक कड़ी टूटती है। अब छठे से नई कड़ी हम जोड़ेंगे जल एवं स्वच्छता से। जल और स्वच्छता रहेगा तो स्वच्छ ऊर्जा मिलती रहेगी। अगर स्वच्छ ऊर्जा मिलती रहेगी तो आर्थिक विकास होगा। 8 से आर्थिक, आ से आर्थिक विकास हो रहा होगा। और वहीं आर्थिक विकास होगा तो ना से नवाचार हो रहा होगा, यानी बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा होगा, उद्योगों का विकास हो रहा होगा। ये एक कड़ी यहां पर समाप्त होती है। 10 तक आपको याद हो गया। अब चलिए आगे हम 11, 12, 13, 11, 12 2 ये कड़ी आपको अलग से याद ही रखनी पड़ेगी।
11 में बात कही गई है संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास और जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। जब सामुदायिक विकास होगा तो आप जिम्मेदारी के साथ किसी भी चीज का उत्पाद या उपभोग कर सकते हैं 11-12 के तहत। ओके, अब 13 से फिर से एक ट्रिक स्टार्ट होती है, जलवायु कार्यवाही। 13 ऐसे पढ़िए, 13 जलवायु। 13 जलवायु, हाँ भाई तुम्हारे जलवायु की बात कर रहा हूं। 13 जलवायु कैसा हो, उसमें जलवायु का पहला वर्ड जल ले लीजिए, तो इसके नेक्स्ट कड़ी जो आएगी जल में जीवन की आएगी, और उसके बाद जल की चर्चा हो गई तो थल की कौन बात करेगा, तो ये उसके जस्ट नीचे वाली कड़ी में आ जाएगी थल। तो जल और थल की सुरक्षा की, जीवों की सुरक्षा की बात कही गई है 14 और 15 में। इतना याद हो गया। अब 16 महाजनपद आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में जिसमें आप अंग नरेश, इंद्रप्रस्थ, कई जगहों के नाम आपने पढ़ा होगा, क्रूस, पांचाल, सब, अक्षत्र। तो 16 महाजनपदों में जो होता है शांति थी, न्याय थी, सशक्त संस्थाएं व्याप्त थी। ये बात हो गई 16 महाजनपदों में। 16वां लक्ष्य ये बता रहा होता है, और लास्ट 17 तो सिंपल, ये सारे लक्ष्यों का ही भागीदारी की बात इसमें कही गई है, एक लक्ष्य बनाने की बात कही गई है। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। दिया गया कथन जो कि यहाँ पर सत्य बताया गया है, देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। अभी मैंने आपको बताया धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में सही कथन है, तो बताइए सही कथन कौन सा है। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा समय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य कर रहा होता है। ओके, जैव विविधता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह तो अब आपको याद हो गया होगा, 1992, अभी मैंने आपको बता दिया था 1952 का रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्राजील में जो कि संपन्न हुआ था। ईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसे आप याद रखिएगा, यह अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, और इसका पूरा नाम अगर हम कहा जाए तो क्या होता है, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, अगर हिंदी में कहा जाए तो ये होता है पूरा नाम, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां अवस्थित है, तो ये है एम्स्टर्डम में अवस्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 2010 में स्थापित किया गया था। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसे कि क्या होता है, इनका मेन काम क्या होता है, जब कोई उद्योग लगाया जा रहा होता है तो चेक किया जाता है क्या ये उद्योग लगाने से पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो इसको चेक करने का जो कार्य कर रहा होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का होता है। उनका जब उस पर साइन हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाता है, उनका जब प्रमाणन मिल जाता है, तब वो जो प्रोजेक्ट होता है उसे आगे के लिए बढ़ाया जा रहा होता है, उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये जो लाया गया था 2010 में स्थापित किया गया था, और उसका जो मुख्यालय कहा जाएगा वो कहां पर है, तो वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है, बताइए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, अभी मैंने जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है, एनजीटी, किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यानी कि सीपीसीबी से भिन्न है, तो ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है इसका गठन एक अधिनियम के तहत हुआ था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं जो सीपीसीबी था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड था, इसका गठन जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम जो कि 1974 में लाया गया था, इसके तहत सीपीसीबी का एक सांविधिक संगठन है। ये भी एक सांविधिक संगठन है क्योंकि इनका जो गठन किया गया है एक अधिनियमों के तहत किया गया है। ओके, किसी अनुच्छेद में इसका पहले से ही संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इनको संवैधानिक नहीं कहेंगे, सांविधिक संगठन कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है,
जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, पर्यावरण न्याय उपलब्ध करा रहा होता है। जैसे मैंने अभी आपको उद्योग के बारे में बताया था, प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। और उच्चतर न्यायालयों में, उच्चतम जो न्यायालय होता है में मुकदमों के, मतलब कि जो उच्चतर न्यायालय यहाँ पर बात की गई, जो अपर न्यायालय होते हैं, उसमें मुकदमों के भार को कम करने में क्या कर रहे होते हैं, सहायता कर रहे होते हैं। कोई मामला जो होता है उसका ये निपटान करने में भी इनका एक अहम योगदान होता है। वहीं सीपीसीबी जो होता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये झरनों, कुओं की सफाई को प्रोत्साहित कर रहा होता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य भी ये रखता है। ओके, याद रखिएगा ये चीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। वर्ष 1992 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण के आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे रेचल कार्सन थे। कौन थे? रेचल कार्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक जो है, याद रहेगा 1962 में ये प्रकाशित हुआ था। और पर्यावरण आंदोलन को क्या मिला था? एक गति मिली थी इससे। रेचल कार्सन, कार से वो स्प्रिंग में टहल रहे थे। ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने का एक ट्रिक होता है, कार से स्प्रिंग, यानी कि कार की स्प्रिंग याद कर लो, कार की स्प्रिंग। रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? WM एडम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? मसानोबु फुकुओका है। ओके, ये प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए जो ग्रीन आर्मी की बात कही थी वो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था। ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ग्रीन वॉश क्या इंगित कर रहा होता है? पर्यावरण संरक्षण का जो झूठा वादा किया जाता है उसको इंगित करता है। ग्रीन वॉश इंगित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो हर किसी को याद होगा, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, और ये 5 जून 1972 में ही इसे लागू कर दिया गया था, और सबसे पहले जो मनाया गया था 1974 में मनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम समझते हैं, पारिस्थितिकी से संबंधित है ये चैप्टर से। पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, बताइए किसके बीच अध्ययन किया जाता है? जीव और वातावरण के बीच इसमें अध्ययन करवाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था तो टांसले महोदय ने किया था। टांसले, इनको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है टांसले, यानी 10 जैसा वर्ड निकल के आ रहा है। और पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जिसे इंग्लिश में लिखा जाता है टेम 10 ऐसे याद रख लीजिएगा। ये ट्रिक होता है टांसले। टांसले जो होते हैं ये पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को इन्होंने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका सन भी आप देख लीजिएगा, शायद 1935 है, ये आप चेक करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? देखिए, यह आज जैविक और, ये हटा दीजिए, ये जैविक और अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसका अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है पारिस्थितिक तंत्र की, बिल्कुल सही है। लेकिन यह एक बंद तंत्र नहीं होता है पारिस्थितिक तंत्र, ये एक प्रकार का खुला तंत्र होता है। ओके, इसलिए दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर जो होगा ये वाला ऑप्शन होगा। और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही होता है पारिस्थितिक तंत्र के विषय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है जो कि कथन सत्य है, जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण होता है। बिल्कुल होता है भाई, पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का लगातार निवेश भी हो रहा होता है और बहिर्गमन भी हो रहा होता है, तथा ऊर्जा का भी निवेश और बहिर्गमन भी चलता रहता है पारिस्थितिक तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सर्वाधिक प्रसिद्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो वो होता है जैव मंडल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? जैव मंडल। नेक्स्ट है, अब जैव मंडल में सभी आ जाता है ना, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, सभी का गठजोड़ होता है हमारा जैव मंडल। पारिस्थितिक इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है तो क्या होता है? जीवों का, यानी कि ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही साथ पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, जहां पर उनका आवास होता है, वो कहलाता है पारितंत्र, इकोसिस्टम कहा जाता है। ओके, ये शब्द का एक सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है, वर्णन है। नेक्स्ट है, जीवों से जैव मंडल तक
जैविक संगठनों का सही क्रम क्या होता है? तो देखिए, जनसंख्या होता है, जनसंख्या सबसे पहले अगर कहा जाए तो जीव होता है, जीव से बनता है जनसंख्या, जनसंख्या से बनता है समुदाय, समुदाय से बनता है फिर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो रहा होता है, और फिर पारिस्थितिक तंत्र के बाद बनता है भूदृश्य जैवमंडल जिसे कहा जाता है। ओके, इनका निर्माण होता है। तो ये पूरा एक सीक्वेंस में चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में सत्य कथन क्या है? इकोसिस्टम के बारे में, उत्पादक जो होता है यानी कि पेड़ पौधे वनस्पतियां प्राकृतिक उपभोक्ता से अधिक हो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में वो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं इन उत्पादकों पर, पेड़ पौधों पर निर्भर कर रहे होते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता कभी अपना खाना तो बना नहीं पाएंगे। ओके, उत्पादक ही तो बना रहा होता है, तो वहां से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है भाई, वहीं से तो उनको मिल रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र घास के मैदान, वन और पर्वत में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। हमारे पूरे पृथ्वी पर 71% जल ही जल है, ये तो आपको याद ही याद होगा। और अगर कहा जाए तो 1% जल ही जो है मीठा जल है भैया, और उसी में जो है सबसे ज्यादा कहां पर है? हिमनदों में है, ग्लेशियर के रूप में है। ओके, अंटार्कटिक आर्कटिक क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो बहुत भूमिगत होता है, भूमिगत जो जल होता है जिसे आप नलकूप लगा करके उसको ऊपर की ओर ला करके फिर पी रहे होते हैं, तो वो जल होता है दूसरे नंबर पे आ जाता है। ये 1% के अंतर्गत होता है। सोचिए वो 1% जल हमारे कितने काम में आ रहा होता है। फिर तीसरे नंबर पर जो सतही जल होता है, झील झरने जलाशय पे जो मीठा जल पाया जाता है वो होता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? तो होता है सागरीय या महासागर का पारिस्थितिक तंत्र जो होता है सबसे ज्यादा स्थिर रहता है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित तंत्र में, निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एक वहन क्षमता कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक पद केवल जीवों द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन कर रहा होता है? ओके, केवल जीवों द्वारा ग्रहण ही नहीं, मतलब जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक जो भूमिका, क्या उसका कार्य होता है, उसको भी वो बता रहा होता है। तो होता है पारिस्थितिक कर्मता होता है। क्या होता है? पारिस्थितिक कर्मता वो वर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है, जीवित संगठकों में समानता शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? जल्दी बताइए आप लोग। तो जीवित संगठकों में जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। उत्पादक अभी मैंने आपको बताया था, पेड़ पौधे, शैवाल, ये सब आ जाते हैं। ओके, शैवाल आपको देखने को मिल जाएगा, समुद्र के क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। उपभोक्ता जानवर, मनुष्य, ये सब आ जाते हैं इसमें उपभोक्ता में। अपघटक में कवक और जीवाणु आ जाते हैं, वायरस मत इसमें डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, पारतंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है। खाद्य श्रृंखला जैसे कि उत्पादक से उपभोक्ता को जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को जाता है, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता तक जाता है, तृतीयक जो कि अहम, जो क्लाइमैक्स वाला उपभोक्ता होता है, यही अंतिम उपभोक्ता होता है। उसके बाद फिर अपघटक के पास जाता है, फिर से ये चीज जो है सड़गल कर फिर से ये चक्र जो है चलता रहता है। समझ गए ये चीज? तो ये खाद्य श्रृंखला होती है जिसमें पहले में पेड़ पौधे, दूसरे में शाकाहारी, तीसरे में मांसाहारी आ जाते हैं और शाकाहारी टाइप के भी रहते हैं, और तीसरे वाले में इसमें उच्च कोट के आपको मांसाहारी देखने को मिलेंगे। ओके, और इसमें तो मांसाहारी रहेंगे ही द्वितीयक वाले में। तो चलिए अब इस पे समझते हैं, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा क्या हो रही होती है? पोषित हो रही होती हैं। अब जैसे मान लीजिए घास है, घास को खाया टिड्डा ने, टिड्डा को खा लिया मेढक ने, मेढक को खा लिया सांप ने, और सांप को खा लिया किसने? बाज ने।
तो ये एक प्रकार का ये क्रम चलता रहता है। समझ गए ये चीज। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। देखिए कई जातियों की ये समष्टियों के अंतर्गत आती है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की निर्भरता का विश्लेषण नहीं पाया जाता है। उनकी जो जीवों की निर्भरता का विश्लेषण है वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो बताइए मानव क्या है? ये प्राथमिक भी होता है, वेजिटेरियन भी होता है, ओके, और साथ ही साथ द्वितीयक उपभोक्ता भी ये होता है। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, तो वो क्या होता है? उत्पादक होता है। जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कर रहे होते हैं। नोट में हम समझते हैं क्योंकि एक और जहां एक या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना रहे होते हैं पेड़ पौधे तथा मृदा से खनिज पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर या स्वयं उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में भी क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। तो एक प्रकार का ये बिचौलिए का काम कर रहे होते हैं। याद रहा, अजैविक घटक में जिसमें मैंने आपको बताया था मृदा आ जाता है, जल आ जाता है, ये सब वायु आ जाता है, तो अजैविक में आ जाता है। जैविक घटक में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, जीव जंतु कीड़े मकोड़े ये सब आ जाते हैं उसमें। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में सही कथन क्या होता है? तो सही कथन है स्वपोषी स्तर पर, स्वपोषी जो अपना खाना खुद बना ले, स्वपोषी पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। जो स्वपोषी स्तर पर जो उत्पादन होता है उसे प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, और द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है। परपोषी यानी कि दूसरों पर जो निर्भर रहे, दूसरा खाना बनाएगा तो हम खाना खाएंगे वरना हम नहीं खाएंगे, वो हो जाता है परपोषी, दूसरे पर वो डिपेंड रहता है। समझ गए चीज। नेक्स्ट है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता के बारे में। उत्पादकता को भी जो है दो भागों में यहां पर डिवाइड कर दिया गया था, ओके, स्वपोषी और परपोषी स्तर के आधार पर। नेक्स्ट है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज, उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें जो कड़ी होती है हमेशा सीधे ही रहती है, कभी ये रिसाइकिल या साइकिल के रूप में नहीं रहती है, बंद नहीं रहती है। ओके, हमेशा सीधे ही रहती है, लेकिन हर एक कड़ी दूसरे कड़ी के ऊपर क्या होता है? 10 डिग्री, मतलब 10% जो होता है ऊर्जा जो है उत्पादक से जब प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाता है तो 10% कम ऊर्जा पहुंच रही होती है, द्वितीयक उपभोक्ता के पास फिर उसमें से 10% ऊर्जा कम पहुंच रही होती है। इसे लिंडमान थ्योरम कहा गया था, सिद्धांत कहा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसको? अभी मैंने बताया था सर्वाहारी को प्राप्त होता है, जिसमें जैसे मानव हो गया, सर्वाहारी होता है, वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है, शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव भार। जीव भार, इसको रटने क्या जरूरत है? जीवों का जैसा अपना भार होता है उसी के आधार पर जब इनको पिरामिड में सजा दिया जाता है तो वो कहलाता है जीव भार। तो जीव भार का जो पिरामिड होता है किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो वो तालाब में उल्टा रहता है, कुछ इस प्रकार बना रहता है। ओके, अब इसमें जो छोटे प्लैंकटन, जो छोटे मोटे वहां के झाड़ियां होती हैं, सब जल के अंदर पाए जाने वाले होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। फिर कीड़े मकोड़े, फिर छोटी मछलियां होती हैं, फिर बड़े बड़े मछलियां पाई जाती हैं, तो इनका वेट ज्यादा होता है। तो इसीलिए तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड बन रहा होता है वो उल्टा बन रहा होता है। नेक्स्ट है, बायोमास एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? तो वो समुद्र में पाया जाता है। अक्सर आप देखेंगे जल का जो पिरामिड बन रहा होता है ये उल्टा ही बन रहा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपके सामने लेकर आते हैं। जैववानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है इसको हम देखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का नियम होता है जैववानिकी का, ना कि इसका अर्थ होता है जीवन का प्रबंधन। प्रबंधन नहीं होता है, ये नियम होता है, जीवन का नियम होता है, याद रखिएगा। और यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल दे रहा होता है।
जो मानव तंत्र को प्रभावित कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट को है पॉइंट इसका, या पारिस्थितिकी का पर्यायवाची भी होता है एक रूप से जैववानिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ओके, पूरा जो इसमें क्रिया संपादित हो रही होती है ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव भू रासायनिक चक्र में किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व की निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत होता है? तो वो जो होता है फास्फोरस चक्र होता है। ओके, देखिए जो अवसादी चक्र होते हैं, अवसादी चक्र, तो अवसादी एक तो होता है गैसीय टाइप का चक्र होता है और एक होता है अवसादी चक्र होता है। तो गैसीय टाइप के जो चक्र होता है इसमें आपको मिल जाएगा जल चक्र देखने को मिल जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं, गैसीय चक्र एक होता है जिसमें जल चक्र हो जाता है, नाइट्रोजन चक्र चल रहा होता है, ऑक्सीजन चक्र चल रहा होता है, कार्बन चक्र चल रहा होता है। ओके, और वहीं पर अगर हम बात करें अवसादी चक्र के अंतर्गत तो इसमें आ जाता है सल्फर चक्र और दूसरा होता है फास्फोरस चक्र, जो कि ठोस अवस्था में ये रहते हैं। और इसमें जो होता है सबसे ज्यादा जो जिस चक्र की, जिस पोषण चक्र की गति अत्यंत मंद होती है वो होती है फास्फोरस चक्र की, जो गति होती है बहुत ही धीमी होती है। ओके, फास्फोरस का भंडारण मुख्य रूप से किसमें होता है? चट्टानों में होता है, मिट्टी में होता है, फॉस्फेट के रूप में होता है। ये किस रूप में रहता है? ये मिट्टी में फॉस्फेट के रूप में रहता है, याद रहेगा। और जहां से फिर क्या हो जाता है, जैव जगत में ये जाता रहता है, जीव जंतु उसको ग्रहण करते रहते हैं, फिर यही क्रिया ये चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो किस लिए नहीं कर पाते हैं घास स्थलों में? तो वो जल की सीमाओं एवं आग के कारण जो होता है उसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम क्या होता है? तो जैविक अनुक्रमण की जो अवस्थाएं होती हैं उनका सही क्रम होता है नग्नीकरण। जैसे कि कोई जमीन हुआ वो एकदम साफ चिकनी हो गई पूरी तरीके से, फिर वहां पर नए प्रजातियों का आगमन हो रहा होता है, फिर वो वहां की प्रजातियों से क्या कर रहे होते हैं, वहां पर अपनी जगह बनाना शुरू करते हैं। जगह बनाने के जिसे स्थापन कहा जाता है, फिर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं, वहां पहले से जो व्याप्त वनस्पतियां थी उनसे वो प्रतिक्रिया प्रतियोगिता कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, अपने अस्तित्व को कायम कर रहे होते हैं। और लास्ट में जो होता है स्थिरीकरण हो जाता है, जब वो जीत जाते हैं उस क्षेत्र में, फिर वो पूरी तरीके से अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, वहां पर उनका जो पैदावार है वो होना शुरू हो जाता है। तो वो लास्ट कड़ी होती है स्थिरीकरण की। तो पहले नग्नीकरण होता है, फिर प्रवास होता है, फिर स्थापन होता है, फिर प्रतिक्रिया होती है, और लास्ट कड़ी हो जो होती है वो स्थिरीकरण की होती है। ओके, कुछ ऐसे ही जैसे मान लीजिए यूकलिप्टस का पेड़ पहले कभी लाया गया रहा होगा, पहले उसे जमीन हमारे भारतीय जमीन पे रखा गया, वो क्या हुआ, पहले लड़ी, वहां के अगल बगल के जो पारिस्थितिक तंत्र था उनसे लड़ी, फिर एक समय ऐसा आ गया कि वो पारिस्थितिक का दुश्मन बन गया, क्योंकि यूकलिप्टस का जो वृक्ष होता है वो क्या करता है, वो जल को, भूमिगत जल को क्या कर देता है, कम करता हुआ चला जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है भूमिगत जल स्तर के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल को अपने अंदर सोख लेता है। इसीलिए यूकलिप्टस के पेड़ को कम लगाया जा रहा होता है। समझ गए ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो ये बेनेट के द्वारा किया गया था। इतने ज्यादा वो संक्रमित थे कि वो बोनट पे जाकर के बैठ गए थे। ये है ट्रिक याद करने का। समुदायों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदायों का पूर्ण रूप, पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है सीयर कहा जाता है। जो एक ही निश्चित स्थान पर उनका चेंजेस देखने को मिल रहा होता है उन्हें सीयर वर्ड के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक स्थायी मितव्यता है, ये एक प्रकार का स्लोगन था। ये किस आंदोलन में दिया गया था? ये चिपको आंदोलन में दिया गया था। 1974 में ये चलाया गया था। उत्तराखंड में से लाया गया था चिपको आंदोलन, जिसमें चिपक गए थे वहां के लोग
किससे? वृक्षों से चिपक गए थे कि पेड़ को हम कटने नहीं देंगे। बहुत अच्छा ये था, समझ रहे, वृक्षों को कटने से बचाने के लिए किया गया था, जिसमें क्या किया गया था? हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी का, चंडी प्रसाद भट्ट जी का अहम योगदान था, गौरा देवी जी का, इन सब का एक अहम योगदान था इस क्षेत्र में। पारिस्थितिक चिपको आंदोलन के क्षेत्र में 1974 में हुआ था, और उसी के क्रम में कहीं कहीं 1973 भी इसका लिख देता है, 74 कहीं 1973 भी मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। और उसी के ही अपोजिट एक अपिको आंदोलन था, अपोजिट नहीं करेंगे, ये दक्षिण में चलाया गया था, ये उत्तर में था तो ये दक्षिण भारत में चलाया गया था। एपिको आंदोलन ये 1983 में दशक में चलाया गया था। इसमें भी पेड़ों को कटने के लिए उससे चिपक गए थे लोग, समझ गए हैं, ये चीज था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन का जो नारा था पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययता थी। पारिस्थितिकीय पदछाप का की माप की इकाई क्या होती है? पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। ओके, कि मतलब कितना, इसमें ये देखा जाता है कि एक जीव जंतु का कितना, पर्यावरण के संसाधनों का कितना वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको जो गणना करी जाती है भूमंडलीय हेक्टेयर के रूप में उसकी गणना की जा रही होती है, और उसे ही कहा जाता है पारिस्थितिकीय पदछाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक पदछाप कहा जाता है। और मापने की जो इकाई होती है क्या कहा जाता है? भूमंडलीय हेक्टेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन जो कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन कर रहा होता है। कार्बन के सामाजिक मूल्य, इस ध्यान वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, के सर्वोत्तम रूप से वर्णन कर रहा होता है, वो कौन सा था? इसका मतलब है प्रदत्त वर्ष में, यानी कि जो वर्ष डिक्लेयर कर दिया गया है उस वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाला दीर्घकालीन जो क्षति हो रही है उसको ये वर्णित कर रहा होता है कार्बन का सामाजिक मूल्य। 1 टन, ध्यान दीजिएगा, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो 1 साल के अंतर्गत जो उत्सर्जन हो रहा है उससे जो पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है उसका ये वर्णन कर रहा होता है। समझ गए ये चीज? नेक्स्ट है, पारतंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही क्रम बताइए भाई। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो उत्पादकता पाई जाती है वो पाई जाती है मैंग्रोव में पाई जाती है। समझ गए ये चीज? मैंग्रोव जो कि आपको देखने को कहां मिलेगा? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, फिर कहां मिलेगा? गुजरात में देखने को मिलेगा, फिर कहां मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा, और फिर इसके बाद कहां मिलेगा सर जी? तो मिलेगा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऐसे ही और भी जगहों पर मैंग्रोव देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके, जिसकी जड़ें लंबी लंबी फैली हुई रहती हैं, घने जंगल देखने को आपको मिल रहा होता है। उनकी जड़ों में क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि ऑक्सीजन का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। ओके, क्योंकि जल में डूबी रहती है भाई वो। तो मैंग्रोव सबसे ज्यादा उत्पादकता को बता रहा होता है, शो कर रहा होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है घास स्थल, तीसरे नंबर पर झील, और सबसे कम जो उत्पादकता होती है पारितंत्र की होती है महासागर में। क्योंकि देखिए महासागर की जो गहराई तक तो सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाएगी, और सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाएगी तो भैया कहां से उसमें उत्पादकता बन पाएगी? बताइए आप लोग, समझ गए चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था? अर्नीज नेश ने। गहनता से उसकी नसों में भर गया है अर्नीज नेश। ओके, तो ये तो ट्रिक हो गया। अर्नीज नेश गहन पारिस्थितिक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एकल चरम सिद्धांत जिसे कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किया था क्लेमेंट्स साहब ने। पूरा नाम था F.E. क्लेमेंट्स थे। एकल चरम सिद्धांत, मोनोक्लाइमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, जो घनत्व को बता रहा होता है, सैलिनिटी को बता रहा होता है, वो पिक्नोक्लाइन के द्वारा उसे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवास अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्न माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। किस माध्यमों से? अपवेलिंग। अपवेलिंग होता है, डाउनवेलिंग होता है समुद्रों में, आपने देखा होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। अपवेलिंग में क्या होता है? समुद्र की जो नीचे का जल होता है वो ऊपर की ओर आ रहा होता है, फिर लहरों के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। फिर डाउनवेलिंग में फिर वो नीचे की ओर जा रहा होता है। फिर ये पूरा चक्र समुद्र के अंदर चल रहा होता है। इससे धाराएं वहां पर जनरेट हो रही होती हैं, और कुछ वहां पर हवाओं का जिम्मेदार होते हैं, कुछ पृथ्वी के परिभ्रमण का काल
परिभ्रमण जो होता है वो जिम्मेदार होते हैं। तो ये सब क्रियाएं वहां पर चल रही होती है समुद्रों में। तो अपवेलिंग में नीचे का जो ठंडा पानी होता है ऊपर की ओर आ रहा होता है। इसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर का भी एक अहम योगदान होता है। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। तो इसमें क्या होता है, नीचे के जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं, और जब ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ पर मछलियां भी काफी आ जाती हैं। ओके, मछलियों के लिए पकड़ने का सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। फिर याद हो गया ये। तो मतलब कि समुद्र उत्पादकता बढ़ाते हैं पोषकों को सतह पर लाकर। अपवेलिंग जो होता है पोषकों को सतह पर ले आता है ये, और उत्पादकता वहां समुद्र की बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक समिति क्षेत्र है वह क्षेत्र जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया था। ओके, चलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की मैं बात आपको बताता हूं। क्या आपको मालूम है भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था, ये 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। ओके, इसके बाद ये बात उठी कि क्यों ना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया जाए। तब लाया गया 1986, और इसमें जो है 1972 जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से पर्यावरण का जो विकास से संबंधित था, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन जिसमें पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण पेड़ पौधों के कटान पर नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, तो इसकी जो चर्चा की गई थी स्टॉकहोम सम्मेलन, उसको इसमें लाने की फिर बात कही गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में उन नियमों, उस समय जो शपथ लिया गया था उसको इसमें फॉलो करवाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। याद रहेगा ये चीज। 1984 के बाद से इसको लाने की बात उठी, उसके तहत उसके बाद ये स्थापित किया गया, और उसमें जो नियम शर्तें जो कानून थे लागू करवाए गए स्टॉक सम्मेलन 1972 वाले के। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये जल वायु प्रदूषण जो भी होता है इस पर नियंत्रण का भी ये कार्य कर रहा होता। पर्यावरण को संरक्षित करने का, प्रबंधित करने का इनका एक अहम योगदान इसमें रहता है। चलिए इसके एक नोट को समझते हैं। इन क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं होता है। ओके, पारिस्थितिक जो समिति सीमित क्षेत्र जो होता है, पारिस्थितिक सीमित क्षेत्र जो हमारा क्या कहता है, इको सेंसिटिव, जिसे जोन भी कहा जाता है, इको सेंसिटिव जोन, ये पर्यावरण पारिस्थितिक, यही 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही लाया गया था। इको सेंसिटिव जोन जो हमारा संरक्षित वन होता है, इसके अगल बगल 10 इसके अगल बगल का जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र था उसको संरक्षित करने की इसमें बात कही गई है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये था हमारा क्या कहा जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का इको सेंसिटिव जोन, जो उसमें पारिस्थितिक समिति क्षेत्र था। इसमें आप कृषि के कार्यों को छोड़कर सभी मानवीय क्रियाओं को निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया और कुछ को विनियमित किया गया है। कृषि का कार्य देखिए, कैसा कृषि का कार्य आप उसमें कर सकते हैं, जैसे जैविक कृषि हो गई, वो आप कर सकते हैं क्योंकि इससे पर्यावरण का नाश नहीं होता है। और मानवीय क्रियाओं का निषेध नहीं है, जैसे कि मानवीय क्रियाओं भी इसमें करा जा सकता है, जैसे कि अन्य चीजों का भी इसमें क्या कर सकते हैं कि होटल मैनेजमेंट, इन सबको वहां पर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले परमिशन की जरूरत होगी, तभी वहां पर स्थापित किया जा सकता है। सही वर्ड में ये समझिए इस चीज को। ओके, और कौन से कार्य आप वहां पर नहीं कर सकते हैं, तो खनन का कार्य नहीं कर सकते हैं, ऐसे कोई भी कार्य वहां पर नहीं किया जा सकता है जिससे पर्यावरण का नाश होना शुरू हो जाए, वो कार्य आप वहां पर नहीं कर सकते हैं। ओके, समझ गए ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित होता है। जो वहां की विभिन्न विभिन्न प्रजातियां होती हैं उसको डिक्लेयर कर रहा होता है। इसके नोट को हम समझते हैं, पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं, एवं यह समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता को जो होता है अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। और यह विभाजन 1969 में विटकर महोदय इसे लेकर के लाए थे। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम में इसे पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम समझते हैं, जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक
स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शा रहा होता है, तो वो होता है अल्फा सूचकांक। ओके, सबसे छोटी कड़ी को ये बता रहा होता है, ओके, कि वहां पर कैसे उस जीव जंतु में विविधता है। अब नोट में हम जानते हैं यह अवधारणा जो है व्हिटकर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आर.एच. व्हिटकर के द्वारा, और वहीं पर बीटा सूचकांक जो होता है स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। ओके, कई अल्फा विविधताओं को मिलाकर के फिर बीटा विविधता को बताया जाता है, और फिर इन्हीं विविधताओं का जो पूरा बड़ा सा मिश्रण होता है वो गामा सूचकांक में पूरे भूदृश्य के संपूर्ण विविधता को इसमें दर्शाया जाता है। समझ गए? तो अल्फा जो विविधता की कड़ी होती है वो सबसे छोटी कड़ी इसमें मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपके सामने लेकर आते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है कि भूमि को क्षरण होने से, अपरदन जो हो रहा है उससे बचाने का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो वो किया था रोसेन महोदय ने किया था, वाल्टर जी रोसेन ने। ओके, बायोडायवर्सिटी शब्द का रोज बायोडायवर्सिटी देखने को मिलता है, ये हो गया ट्रिक, रोसेन महोदय ने कहा था। अब इसका जो नोट है वो ध्यान से सुनिएगा। जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथम बार रेमंड एफ दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी एक पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। दासमैन महोदय ने डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में जो है इसकी बात कही कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द की इन्होंने बात कही थी 1968 में। फिर बाद में क्या हुआ, जैव विविधता का अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके उसका बायो वर्ड वहां से ले लिया गया, लॉजिकल को हटा दिया गया, बायोडायवर्सिटी वर्ड बन गया, और इसको सर्वप्रथम डब्ल्यू.जी. रोसेन ने इसका प्रयोग किया था। शायद उनको लॉजिकल बोलने में दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए रोसेन महोदय ने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, जो कि दास महोदय ने जिसको जन्म दिया था उसको इन्होंने और मॉडिफाइड कर दिया था। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये है जामनगर में स्थित है, गुजरात में आपको ये देखने को मिलेगा, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, यहाँ पर समुद्री बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में किस में प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज्यादा होती है, और कोरल रीफ दोनों जगहों पर। अगर समुद्र की बात कही जाए तो कोरल रीफ में देखी जाती है, वैसे अगर कहा जाए तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा प्रजातीय विविधता देखने को मिलती है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, स्टार दीजिए इस पर बड़ा सा। हिमालय पर्वत प्रदेश जातीय वरीयता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है भाई, समृद्ध है हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो होता है। इस समृद्धि के लिए कौन से कारण सबसे उपयुक्त माने जाते हैं? तो होता है विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का वहां पर संगम देखने को मिलता है, इसीलिए वो अत्यधिक समृद्ध माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत घाटी, जो कि आपको केरल में देखने को मिलेगा, शांत घाटी, कश्मीर, फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, और सूरमा घाटी में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है? तो होता है शांत घाटी, केरल में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। ये हमारा है ग्लोब, ये है 0 डिग्री, ये है हमारा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है तो वो इक्वेटर के पास होती है, विषुवत रेखा के पास होती है। ओके, जैव विविधता यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, 90 डिग्री की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, उसमें कमी होना शुरू हो जाएगी, जैव विविधता में कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके नजदीक अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो सबसे नजदीक कौन सा पड़ जाएगा? शांत घाटी पड़ता है, इसीलिए शांत घाटी की जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। समझ गए, रटने की जरूरत नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं? तो ये तो सभी को याद होगा, 4 हॉट स्पॉट स्थल है। कौन कौन से? एक तो होता है पूर्वी हिमालयन क्षेत्र जो पूरा आ जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा गारो, खासी, जयंती, अराकान, योमा पर्वत, पहाड़ियां, पूरा नागा पहाड़ियां देखने को मिल जाएगा। ओके, सिक्किम से असम की तरफ से फैला हुआ पूरा वो क्षेत्र, पूर्वी हिमालय का पूरा क्षेत्र जो आपको देखने को मिल रहा होगा, नागा पहाड़ियां, मणि पहाड़ियां, ये सब तो हिमालय का ही तो पार्ट है। तो पूर्वी हिमालय सबसे अधिक जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में इसे
रखा गया है। दूसरे में पश्चिमी घाट। अगर इन सब में कहा जाए सबसे ज्यादा अगर किसी की हॉट स्पॉट है, जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो वो पश्चिमी घाट का होता है। ओके, जो कि सह्याद्री क्षेत्रों में, पश्चिम घाट वाले क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, महाराष्ट्र के क्षेत्र की तरफ ज्यादा देखने को ये मिलता है। फिर तीसरा होता है म्यांमार और भारत सीमा पर देखने को मिलता है, याद रहेगा ये चीज। और चौथा है सुंडालैंड का क्षेत्र, जो कि अंडमान, जो कि निकोबार द्वीप समूह का ही हम बात कहेंगे, ये वहां का क्षेत्र होता है। तो सुंडालैंड जो होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, म्यांमार, भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही एक भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के संबंध में सही कथन है, तो बताइए कौन सा सही कथन है। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बनकर आया था सिक्किम। ओके, और इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है सिक्किम को, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वनस्पति शास्त्रियों का। और इसका ज्यादातर क्षेत्र जो होता है ये पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्षेत्र में है, समझ रहे, जंगल वहां पर देखने को, वहां पर आपको देखने को मिल रहा होता है। और इतना ही नहीं, 2016 से यहाँ पर किसकी चीज की जा रही है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया है। जैविक कृषि को अपनाने वाला पहला राज्य जो बना था वो सिक्किम ही बना था। ओके, वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है, वनस्पतियां शुद्ध, वहां पर वायु एकदम शुद्ध रहती है, याद रहेगा ये चीज। और इसका मुख्य निवास, इनके यहाँ के जो मुख्य निवासी होते हैं वो लेप्चा लोग होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों, हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 3 मानक कौन से होते हैं, मतलब देखिए इसमें ये सिंपल अगर वर्ड में इस क्वेश्चन को हम कहें तो हॉट स्पॉट को अगर मान्यता देनी हुई तो किन 3 आधारों पर आप उसे देना पसंद करेंगे। तो एक होता है जाति बहुतायतता, किसी भी जीव जंतु की जाति बहुतायता वहां पर कितनी है, कम तो नहीं हो गई है, विलुप्त तो नहीं हो रहे हैं, उसके आधार पर एक तो दिया जाता है। दूसरा स्थानिकता, क्या वहीं पर ही वो बसे हैं, वहां पर जहां पर वो हैं वहां पर तो उनकी संख्या नहीं कम होना शुरू हो गई है। आशंका बोध, उनकी आशंका चेक की जाती है, कहीं उनमें कोई कमी तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं उनके आवास को तो खतरा नहीं हो रहा है, कहीं अन्य मानवीय गतिविधियों की वजह से तो उनमें नाश नहीं होने शुरू हो गए हैं। तो इन 3 मानकों के आधार पर हॉट स्पॉट को निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या होता है, तो होता है प्राकृतिक आवासीय विनाश होता है। सिंपल, अगर आपका घर ही तोड़ दिया जाए तो आप कहां जाकर रहेंगे भाई बंधु, तो वही चीज है प्राकृतिक, अगर किसी जीव जंतु का, बेचारे इन पेड़ जंगली जानवरों को, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का, अगर आप इनके जीवन को ही, इनके घरों को ही तोड़ देंगे, इनके जंगल को ही नाश कर देंगे, तो कहां जाएंगे फिर वो, ये बताइए, फिर तो उनका नाश होना शुरू हो जाएगा। वही चीज होता है, अगर प्राकृतिक आवासीय विनाश ही हो जाएगा उनका, तो फिर ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ रह जाएगा, ना रहने के लिए रह जाएगा, और फिर रह जाएगा तो केवल उनका हारमास ही रह जाएगा। और आप के लिए भी ये ठीक नहीं रह जाएगा फिर, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से उन पर ही डिपेंड हैं, याद रखिएगा इस चीज को, उन पर ही डिपेंड है। आप हर चीज प्राकृतिक तरीके से, कृत्रिम तरीके से हासिल नहीं कर सकते हैं, प्राकृत पर आपको निर्भर रहना ही पड़ेगा। दिया गया कथन सत्य है, चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं। ओके, और अगर हम कहा जाए तितलियों का जो पहला उद्यान उनका जो लगाया गया था, किस चिड़ियाघर में लगाया था, किस राष्ट्रीय उद्यान में लगाया गया था, तो वो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कर्नाटक में है, वहां पर लगाया गया था। ये भी याद रख लीजिएगा, अक्सर पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो बात है पहले तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय देशों में, और तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो चलिए जानते हैं तितलियों के बारे में। तितलियां अनियत तापी प्राणी होती हैं, इसीलिए इनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अनियत तापी प्राणी होती है, कोई इनके शरीर का टेम्परेचर एक जैसा नहीं बना रहता है, समझ रहे हो। चलिए, यही कारण है कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं, रेगुलेट करने में, उसको नियंत्रित करने में ये सक्षम नहीं हो पाती हैं, इसलिए ये जो होता है ज्यादातर उष्ण या गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करती हैं।
परिणाम स्वरूप इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार क्या करता रहता है, बदलता रहता है। अभी मैंने जो बताया था अनियत तापी होती हैं ये, एक नियत ताप इसमें नहीं पाया जा रहा होता है, बदलती रहती, चेंज होता रहता है। बहुत कम अगर इनको तापमान मिल गया तो बेचारी ये उड़ नहीं पाएंगी, और जब उड़ नहीं पाएंगी तो ये शिकार हो जाएंगी, कहीं टकरा जाएंगी या किसी के पैरों तले कुचल जाएंगे, तो ये इन्हीं के लिए दिक्कत होगी फिर। ओके, तो यही सब चीज होता है तितलियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता को बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए क्या उत्तरदायी नहीं होता है? पोषण स्तर की कम संख्या। पोषण स्तरों की कम संख्या से जैव विविधता की बढ़ोतरी का कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में क्या होना शुरू हो जाती है? कमी होती है। और यहां पर क्या पूछ रहा था? बढ़ोतरी, उनमें कमी होना शुरू हो जाएगी। समझ गए? अब मान लीजिए जंगल है, जंगल में बकरियां हैं और शेर भी है। अब बकरियां, शेर मान लीजिए किसी कारणवश उस जंगल को छोड़ना पड़ गया, किसी और जंगल में वो चला गया, फिर क्या होगा? अब तक तो बकरियों की संख्या नियंत्रित थी, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब बकरियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो वहां की जैव विविधता को नाश करना शुरू कर देंगी, अधिक से अधिक वो पेड़ पौधों को खाना शुरू कर देंगी। ओके, तो ये एक तरीके से आप देखेंगे जैव विविधता का वहां पर नाश होना शुरू हो जाएगी। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही है जो कि जैव विविधता को बढ़ा रहे होते हैं। कौन कौन से? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, ये भी बढ़ाते हैं जैव विविधता को। मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की जो आयु होती है, ये सब बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि पोषण स्तरों की कम संख्या नहीं होते हैं। विकल्प के दिए गए विकल्पों में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति होती है? तो जैव मंडल रिजर्व जो होता है एक महत्वपूर्ण जैव विविधता के संरक्षण की रणनीति होती है, जबकि वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और जंगली जंतु अभ्यारण्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। अब इसके नोट को हम समझते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व भी होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है। ओके, 1972 जैव मंडल जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केंद्र सरकार के परमिशन के बाद राज्य द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया जा रहा होता है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना है, और जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय तकनीक अपनाई जाती है। स्वस्थानीय जहां पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जब वहीं पर ही उनका लालन पालन पोषण, उनका रखरखाव प्रबंधन हो रहा होता है तो वो स्वस्थान क्षेत्र कहलाता है। और वहीं पर जब उनको कहीं और जगह पर ले जाकर के उनका लालन पालन पोषण होता है तो उसे बहिर्स्थानीय कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रीय क्या होते हैं वो वानस्पतिक उद्यान उसमें शामिल होते हैं। वानस्पतिक उद्यान जो होते हैं ये जो होता है बहिर्स्थानों में शामिल होते हैं, या जीन हो जाए, जीन बैंक जो होते हैं ये सब इसमें शामिल होते हैं। वहीं जो स्वस्थानीय होते हैं, स्वस्थानीय इसमें शामिल होते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल होता है, जिसे नेशनल पार्क कहा जाता है। जैव मंडल अभ्यारण्य जो होते हैं वो इसमें, रिजर्व जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। पवित्र उपवन भी इसमें शामिल होते हैं। पवित्र उपवन ये क्या होते हैं? जैसे कि किसी जंगल के जो आदिवासी लोग जो होते हैं वो अपने पर्यावरण को ही अपना भगवान मानते हैं, और भगवान भी अच्छी बात है मानते हैं, और इसी के तहत वो जंगलों से उतना ही ग्रहण कर रहे होते हैं जितना उनके लिए जरूरी होता है। समझ रहे हैं? देखिए, उनसे सीखने की जरूरत है। उन आदिवासियों से कितना अच्छा वो पर्यावरण को भगवान भी मानते हैं, उनसे उतना ही ग्रहण करते हैं जितना उनके लिए जरूरी होता है, और बाकी उन्हीं को समर्पित कर देते हैं और उनकी वो पूजा भी करते हैं। एक सम्मान, एक पवित्रता की दृष्टि से उनको देखते हैं, वो होता है पवित्र उपवन की दृष्टि से उनको देखा जाता है। तो ये सभी स्वस्थानीय के तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या होता है? तो होता है सागर के जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। जो सामान्य टेम्परेचर होता है, जैसे कि 32 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी जब एक नॉर्मल टेम्परेचर के रूप में माना जाता है। ओके, लेकिन अगर उससे ज्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखिए प्रवाल भित्ति के लिए कितना टेम्परेचर ज्यादा जरूरी होगा? 23 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अत्यंत अच्छा माना जाता है इनके लिए। ओके, और लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सतह का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो प्रवाल भित्तियां जो होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। ओके, सवालों जू जाए तो फिल की जो जिससे वो चिपके रहते हैं उनसे अलग होना शुरू हो जाते हैं, और फिर सफेद होकर के ये पूरी तरीके से नाश हो जाते हैं। यही प्रवाल व्यंजन कहलाता है। और जानते हैं
ये एक रूप से आवास का काम कर रहे होते हैं। इसके लिए जो वो समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मछलियां होते हैं, उनके लिए ये आवास का काम कर रहे होते हैं। और जो शैवाल होता है, इन्हीं परवालों को वो खाना प्रोवाइड कर रहा होता है। देखिए कितना अच्छा संगम यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो प्रवाल भित्तियां जो पाई जाती हैं सबसे ज्यादा अगर हम कहा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। ओके, और सबसे कम अगर कहा जाए तो वो कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है प्रवाल भित्तियां। फिर मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती हैं और लक्षद्वीप में भी ये पाई जाती हैं। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो देखिए मृदा निर्माण, जैव विविधता जो होती है कैसे मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? मृदा निर्माण से, मृदा अपरदन की रोकथाम के द्वारा, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण के माध्यम से और सस्य परागण के द्वारा जो होता है ये अस्तित्व का आधार बनी हुई है जैव विविधता। सस्य यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर से संबंधित होता है, जो अनाजों के उत्पादन से संबंधित होता है, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं IUCN के बारे में, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। स्विट्जरलैंड के गैलेंड इंग्लैंड में जो यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं यहाँ पर IUCN और इसकी स्थापना जो होते हैं 1948 में की गई थी। इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो होता है यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसमें जो सदस्य देश है 1300 सदस्य देश, मतलब 1300 इसके सदस्य हैं। ओके, 1300 130 इसको आप देख लीजिएगा एक बार, शायद मैं गलत हो सकता हूं। और हाँ, ये जो होता है एक रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक में जो होता है 9 आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है कि भैया ये विलुप्त हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कितना विलुप्त हो चुकी हैं, लुप्त प्राय हो चुकी है, इसका पूरा गणना जो होता है रेड डाटा बुक में किया जाता है। रेड डाटा बुक, डाटा नहीं डाटा बुक होता है, जिसमें जो होता है विलुप्त प्राय जीव जंतुओं की सूची तैयार की जाती है। ओके, संकटग्रस्त जो होती है उनकी सूची इसमें तैयार करवाई जाती है। और अब चलते हैं इसके कुछ अहम बिंदुओं के बारे में जानने के लिए। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है, प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत होता है। यह संयुक्त राष्ट्र का लेकिन अंग नहीं होता है। ओके, और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा भी प्राप्त है। इस प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। ओके, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, यही तो हुआ ना इसका फुल फॉर्म, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, IUCN, F यहाँ पर फॉर जो होता है वो नहीं लिखा जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूची बद्धता रेड डाटा बुक में होता है। 9 इनके लिए कैटेगरी तैयार की गई है। किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से ना दिखाई पड़ी हो। अगर 50 साल से कोई नहीं दिख रहा है तो उनको क्या कर दिया जाएगा? अगर आप ही नहीं 50 साल से देखेंगे तो हम तो आपको भी क्या करेंगे, विलुप्त घोषित कर देंगे। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ड्रग गिद्धों के समष्टि में हाँस का लिए उत्तरदायी होता है? ये तो हर किसी को याद होगा, डिक्लोफेनिक सोडियम होता है। डिक्लोफेनिक सोडियम एक साधारण सी दर्द निवारक दवा होती है जो कि मवेशियों को दी जा रही होती है, जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज में दिया जाता है। ओके, फिर क्या होता है, जब ये जीव जंतु मर जाते हैं तो इनको क्या होता है, जब गिद्ध इनके मीट को खा रहे होते हैं तो फिर यही डिक्लोफेनिक सोडियम जो होता है इनके गले में संक्रमण का काम कर देता है और फिर वही दिक्कत उनको देने लग जाता है। फिर वो खा नहीं पाते हैं किसी चीज को और बेचारे इनकी जो है डेथ हो जाती है। तो ये जो होता है, सरकार ने वैसे तो डिक्लोफेनिक सोडियम पर कंट्रोल कर दिया है, इनको बंद कर दिया है, इनको रोक लगा दी गई है। समझ गए, ये एक अहम कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डिगोंग के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है
इसे जो होता है समुद्र की गाय भी कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी में तो इसके लिए संरक्षण पूरा बनाया जा रहा है, केंद्र बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। ओके, यह एक शाकाहारी स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण ही इसे समुद्री गैया भी कहा जाता है। ओके, डिग्रियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची वन के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसमें अध्याय कितने हैं? इसमें अध्याय जो होते हैं 7 अध्याय हैं, 6 अनुसूचियां हैं, 6 अनुसूचियां हैं, जिसमें जो पहली और दूसरी अनुसूची जो होती है इसके लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं। ओके, अगर कोई भी किसी जानवर की हत्या करता है और वो जानवर अनुसूची 1 और 2 में है तो इसके लिए उनके लिए कठोर से कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तीसरा और जो चौथा होता है इसमें जुर्माना जो होता है थोड़ा और सजा जो होती है थोड़ा कम कर दिया गया है, इसमें जो जीव जंतु शामिल हैं। 5वें में ये होता है इसमें शिकार किया जा सकता है क्योंकि इनसे पर्यावरण को भी हानि पहुंच रही होती है। ओके, और जो छठा होता है इसमें जीव जंतु पौधों की वनस्पतियों की इसमें चर्चा की गई है कि कौन से वनस्पतियां जो होता है उनको संरक्षण की जरूरत है। और इसके अलावा इसमें 66 धाराएं भी हैं। ओके, याद रखिएगा। तो ये था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। दिया गया कथन सत्य है? भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये पाया जाता है। ओके, रेड पांडा जो होता है। और भारत में स्लो लॉरिश उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। जो स्लो लॉरिश होते हैं ये उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन। आर्द्र भूमि से संबंधित होता है ये चीज, आर्द्र भूमि। अब देखिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से यह संबंधित होता है, अति महत्वपूर्ण। और इसे रामसर जो था ईरान में ही एक जगह होती है, वहां के आधार पर वहां पर एक सम्मेलन हुआ था, उसके तर्ज पर यह राम सम्मेलन इसका नाम कर दिया गया था। तो रामसर सम्मेलन ईरान में अवस्थित एक नगर है। 2 फरवरी, इसीलिए आर्द्र भूमि जो दिवस होता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 में हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की जो है नींव पड़ी थी। 1971 में बैठक आयोजित किया गया था और 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हो चुका था। भारत में से कब लागू करवाया गया था? 1982 में, 1 फरवरी 1982 को यह भारत में लागू हो गया था। याद रखिएगा 1 फरवरी को। रामसर सचिवालय का मुख्यालय जो है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, रामसर सचिवालय का। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस अभी मैंने बताया था 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 75 हो गई है रामसर स्थलों की संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रामसर स्थल। नेक्स्ट है, और सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि क्षेत्र अगर कहा जाए तो वो कौन सा होता है? तो वो है सुंदरबन का क्षेत्र होता है। ओके, रामसल में। और अगर सबसे बड़े, ये तो आर्द्र भूमि का क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पाया जा रहा होता है तो वो हमारा जो क्षेत्रफल के आधार पर फैला हुआ है राज्यों के मामले में कहा जाए तो वो गुजरात का नाम आता है उसमें। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला रामसर स्थल उड़ीसा के चिल्का झील को घोषित किया गया था। चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, राजस्थान केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। साथ ही साथ चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भी। हिमाचल प्रदेश स्थित जो रेणुका है पक्षी अभ्यारण्य, आज आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है ये आर्द्र होना चाहिए यहाँ पर, आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत का सबसे छोटा 0.2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ये रेणुका आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, याद रखिएगा। और दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबार्ग प्रायद्वीप थी, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर हम बात करें सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, क्षेत्रफल वाले बात में कहें तो गुजरात लगाइएगा राज्यों के मामले में, लेकिन अगर रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर हो गई है तो वो हो गई है तमिलनाडु में हो गई है। ओके, 14 आर्द्र भूमि क्षेत्र है यहाँ पर रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 75 हो गए हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र।
अब यहाँ पर कुछ आर्द्र भूमि है और किस राज्य में है उसके बारे में है। तम्पारा झील ये है उड़ीसा में, हीराकुंड उड़ीसा में है, अंशुपा झील उड़ीसा में है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, चित्रांगुड़ी वच्छी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड ये भी तमिलनाडु में है, उड़ियूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, इसे अभी हाल ही में इन सबको जगह दिया गया है। ठाड़े क्रीक नाम से ही आपको पता होगा महाराष्ट्र में है, हाई गम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में, सालबुक वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर, कोथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, सतकोशिया गार्ज उड़ीसा का है, नंदा झील गोवा में है, मन्नार की खाड़ी समुद्री जैव मंडल रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट तमिलनाडु में है, स्टार दीजिए। रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट तमिलनाडु में है, सिरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, विदान थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, और उदयमर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य जो होता है ये तमिलनाडु का है। इनको जो होता है अभी हालियों में इन्हें जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व के किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इससे क्या मतलब निकल के आता है, इसका बताइए क्या मतलब होता है बताओ। तो इसका मतलब होता है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है, तो उसे मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में उसे सम्मिलित किया जाता है। ओके, सबसे पहले क्या था कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, देखो चिल्का झील को भी रखा गया था मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में और केवलादेव को रखा गया था, वही पक्षी अभयारण्य केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो होता है इसको भी। लेकिन चिल्का भूमि जो होता है यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया, अच्छी स्थिति में चला गया, तो इसको अब मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। अब केवलादेव और मणिपुर का केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ही रह गए हैं। ये दोनों अभी भी क्या है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया, रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है 2003 चेन्नई में इसे स्थापित किया गया था प्राधिकरण को। ओके, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसकी जो स्थापना की गई थी चेन्नई में किया गया था 2003 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है, तो जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जो होता है ये जो होता है जैव चोरी को एक तो रोक रहा होता है और देशी तथा परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का ये संरक्षण भी करता है। साथ ही साथ एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैव संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। बिना इनके अनुशंसा के बिना कोई भी आवेदन नहीं किया जा सकता है। ओके, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है, बताइए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। ओके, और साथ ही साथ और क्या होता है इसके बारे में, ये जो होता है यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता के क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की भी पहचान करता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ जो इंटरनेशनल है ये जो होता है 1922 में इसे स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैम्ब्रिज में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका बता दे, बर्ड से 22 याद कर लो, बर्ड 22 मुख्य 1922 में ये बना था। इसके जो सदस्य देश हैं 121 इसके सदस्य देश हैं। नोट पे हम समझते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों और उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को सुनिश्चित करने हेतु कार्यरत है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता उपसंधि प्रोटोकॉल। भारत में जैव विविधता उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2021 को किया गया था, जो उपसंधि प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करवाया गया था। और जैव विविधता उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित होता है, आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से भी यह संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार दीजिए। और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका जैव विविधता उपसंधि या जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र की स्थापना की है।
कहां पर? चेन्नई में किया है। जैव विविधता बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाता है? तो ये होता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। किससे संबंधित होता है? पहले तो ये बताइए। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी से संबंधित होता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और इससे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जल्दी बताइए। तो ये जो होता है जैव विविधता के संरक्षण करने में योगदान देता है, वन पारिस्थितिक की समुत्थानशीलता में भी इसका अहम योगदान होता है, साथ ही साथ गरीबी कम करने में भी इसका एक अहम योगदान होता है। ओके, समझे भाई बंधुओं। नेक्स्ट है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन होता है। वेटलैंड इंटरनेशनल, जिसका स्थापना कब की गई थी? 1995 में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वेजेनिंजम नीदरलैंड में एक जगह है, वहां पर है। वेजेनिंजन, ये नीदरलैंड का एक जगह है, नीदरलैंड की जो होती है एक जगह है। ओके, और बस इसमें इतना ही याद रखिएगा। इसमें जो होता है भारत ने 1982 में इसका जो पक्षकार बना था। दूसरा पॉइंट है, यह ज्ञान के विकास संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य कर रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कौन किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो देखिए, जो व्यापक निच या कर्मता होता है वो किसी भी प्रजाति के विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। एक सिंपल, एक छोटा सा क्षेत्र जहां पर किसी भी जीव जंतुओं के रहने का एक उपयुक्त स्थान होता है, वही तो निच या निकेत कहलाता है। ओके, चलिए, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? मैंने बताया था आपको, गहरे सागरों में होता है। भाई, जब वहां पर सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाएंगी तो जाहिर सी बात है न्यूनतम रहेगा। नोट में देखते हैं, जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर है। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान का उत्पादन हो रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कहां होता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवाजी हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वंदना शिवाजी हैं। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। नवदान्या एक गैर सरकारी संगठन की इन्होंने स्थापना भी की थी। नवदान्य, इसकी स्थापना की थी, जिसका मेन जो कार्य था वो जैविक कृषि, देशज बीज, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने की इसमें बात कही गई थी। समझ रहे हैं? और जो वंदना शिवाजी हैं, इनको ग्लोबल 500 पुरस्कार भी मिल चुका है, और साथ ही साथ इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1993 में दिया गया था। तो ये था वंदना शिवाजी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम समझते हैं, हरित ग्रह एवं जलवायु परिवर्तन के विषय में। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने किया था। 4 ईयर में ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करना था। ओके, ये ऐसे याद कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म है ये। ग्रीन गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं, कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा तो देता है जलवाष्प, लेकिन इससे कोई हानि नहीं होती है, 60% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 26% होता है, जिससे अब हानि होना, ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाती है। मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.9% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 0.1 से 0.4% होता है। जिस पर जो होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था, फिर इसके तहत इस पर कंट्रोल किया गया, CFC पर कंट्रोल किया गया। समझ रहे हैं? ये चीज था। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। समझ रहे हैं? तो वायुमंडल का तापमान क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है।
इसीलिए कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। और सीक्वेंस याद रखिएगा इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आता है मीथेन का नंबर, फिर आता है ओजोन का नंबर, फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड का नंबर, और फिर लास्ट में आ जाता है CFC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन निषेचन, जो कथन है कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित कौन करता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप में वृद्धि। देखिए पेड़ पौधों को क्या जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ और खनिज तत्व और साथ ही साथ हमारे सूर्य किरणों की जरूरत पड़ती है ताकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित कर सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो क्या होता है कि बढ़ती सांद्रता के कारण पादपों में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इसे ही कहा जाता है कार्बन फर्टिलाइजेशन का काम कर रहा होता है। ओके, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक नहीं है? तो सौर धतक में वृद्धि, सूरज में जो सौर धतक होता है, सौर कलंक होता है, सौर सनस्पॉट्स जो होते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। समझे बंधुओं लोग? सौर धतक ये तो आपने सूर्य में ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने इसका वीडियो पहले ही आपको डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, वो आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं कैसे सनस्पॉट बनते हैं। तो ये जो होता है जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक के रूप में जिम्मेदार नहीं होता है। जबकि जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन जो किया जाता है, जलाया जाता है जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सबको, तो वो होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोट, ओके, जैसे पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियां होती हैं, इनसे भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अत्यधिक वनों का उन्मूलन जो हो रहा है, काटा जा रहा है, उनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। मीथेन किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है? धान के खेतों से, दीमक के बॉम्बी से, या दोनों से ही? ये दोनों से होता है, धान के खेतों से भी निकल रहा होता है, दीमक के बॉम्बी से भी निकलता है, और साथ ही साथ जुगाली करने वाले पशुओं से भी मीथेन बाहर निकलता रहता है। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेप के बारे में दिया गया कथन सत्य है। देखते हैं कौन सा कथन सत्य है हाइड्रेट के बारे में। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में और समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। याद रखिएगा, उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऊपर का जो क्षेत्र होता है टुंड्रा होता है, ओके, जहां पर वनस्पतियां तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। मांस लाइकेन, यही मांस जो होते हैं वहां पर झाड़ियां छोटे छोटे घास के रूप में भले मिल जाए वहां पर। टाइगा में जो होता है यहाँ पर कोटधारी वृक्ष यहाँ से शुरू हो जाते हैं, उसके नीचे पाया जाता है। तो उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में समुद्री अधस्थल के नीचे जो होता है ये मीथेन हाइड्रेट के रूप में मौजूद होते हैं, मीथेन गैस, समझ रहे हैं? तो इन निक्षेपों में मीथेन गैस होती है। और तीसरा पॉइंट है, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नोट में देखते हैं, मीथेन जल के अणुओं से गिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जो मीथेन हाइड्रेट में क्या होती रहती है, परिवर्तित हो जाती है। आप समझ गए? अब इसमें से एक चीज और मैं बता देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग गैसों को हानि पहुंचा रहा होता है। मतलब कि वायुमंडल को सबसे ज्यादा अगर हानि पहुंचा रहा होता तो मीथेन अहम योगदान देता है। उसकी तुलना में अगर हम कहें इफेक्टिव कौन सबसे ज्यादा है, तो मीथेन ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, अगर परसेंट के बारे में कहा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ही था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी ठहराए जाते हैं चावल की खेती के लिए? तो अभी तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, मीथेन को उत्सर्जन में इनका एक अहम योगदान होता है। ओके, अवायवीय परिस्थितियों में जहां पर वायु ना प्रवेश कर सके वो क्षेत्र कहलाता है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे यूरिया का जो छिड़काव किया जाता है, नाइट्रोजन की मिट्टी को जरूरत पड़ती है उसका जो छिड़काव किया जाता है, तो जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब पृष्ठ मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा होता है। ये भी एक अहम योगदान होता है उत्तरदायी कारक के रूप में, इसे वैश्विक तापन के उत्तरदायी कारक के रूप में से ठहराया जाता है। ओके, और आपको तो मालूम ही होगा कि मिट्टी के लिए जो अहम मूल तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मुख्य तत्व जो होते हैं वो होता है हमारा NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। याद है कुछ? और गौण तत्व में कैल्शियम हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है, ये हमारे गौण तत्व में आ जाता है। जबकि जस्ता हो गया, और भी कई चीजें हो जाती हैं, जस्ता, कॉपर,
अन्य खनिज तत्व, लौह तत्व जो हो जाता है, या सिलिका के तत्व, ये सभी होते हैं, ये निम्न इनको खनिजों की जरूरत पड़ती है हमारी मृदा को। सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो एनपीके की जरूरत पड़ती है। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है? भूमंडलीय जब गर्मी बढ़ जाती है तो क्या होने शुरू हो जाएगा? हिमनद द्रवीभूत होना शुरू हो जाएंगे, हिम जो है गलना शुरू हो जाएगा, समय से पूर्व आम में बौर लगने लगेंगे और आम जल्दी जल्दी टूट टूट के गिरने लगेंगे, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगेगा। उफोल कितनी गर्मी पड़ रही है, ये सब भूमंडलीय उष्णता का ही परिणाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो वो होगा हमारा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड का हिम चादर जो है सबसे जल्दी ये प्रभावित होगा, सबसे पहले गलना शुरू हो जाएगा बंधुओं, और छोटे छोटे जो हमारे द्वीप हैं वो लुप्त हो जाएंगे, डूब जाएंगे। यदि किसी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए, जो महासागरों में जो वहां के झाड़ियां होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं, ओके, झाड़ियां ही तो पाई जाती, पेड़ पौधे तो अंदर होंगे नहीं, पौधे छोटे छोटे होते हैं, वही पादप प्लवक कहलाते हैं। उनकी वजह से अगर उन्हें वही पूरी तरीके से नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव निकल के आएगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो महासागर होता है इसमें जो पादप प्लवक होते हैं ये क्या करते हैं, ये जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब इसमें होती है तो ये कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, सिंक कर लेते हैं, डुबो देते हैं, समुद्र के अंदर उनको भेज देते हैं। तो इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल करते रहते हैं। अगर वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए तो फिर सोच लीजिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर, कार्बन बाहर, गर्मी तेज, एकदम सब कुछ पिघलना शुरू, और फिर मान लीजिए पृथ्वी नहीं रह जाएगी, फिर वो समझ लीजिए उस जगह पर महासागर की खाद्य श्रृंखला पर तो प्रतिकूल प्रभाव 100% पड़ जाएगा। ओके, जब छोटे मोटे जीव जंतु ही नहीं रह पाएंगे जो उन पर निर्भर रहते हैं, तो बड़े जीव जंतु कहां से रह पाएंगे बताइए? फिर महासागर का जल घनत्व तो प्रबल रूप से नहीं घटेगा, लेकिन जो उनका जल घनत्व तो है वो प्रबल रूप से नहीं घट रहा होगा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। अब मैं बात करता हूं 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि देश को नेट जीरो की बात मैं कर रहा हूं, देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक लाना होगा, शून्य तक, जीरो तक लाने का बात नहीं कही गई है कि एकदम से कार्बन इमिशन को एकदम जीरो ही कर देना भैया, बढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की जो क्षतिपूर्ति है, वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से इसका मतलब होता है ना, कि मतलब उसको प्रतिबंधित किया जाए, नियंत्रित किया जाए, और साथ ही साथ उसके अवशोषण, पेड़ पौधे वनीकरण किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। ओके, ताकि क्या किया जाता है, उनको अवशोषित भी करवाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट में भूटान वर्तमान में कार्बन निगेटिव वाला देश है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं होता है? देखिए, पृथ्वी के कक्षा की उत्केंद्रता संबंधित होती है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की त्रियकता यानी जो झुकाव होता है वो भी संबंधित होती है, विषम अयन, पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की जो स्थिति होती है वो भी जो होता है खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित होती है। लेकिन सौर विकिरण ऊर्जा, सौर विकिरण जो होता है ये खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो वो आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। क्रायोजेनिक जो संकेतक होता है वो प्राप्त किया जाता है, जो ठंडे एकदम क्षेत्रों की गणना की जा रही होती है। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ के चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। ओके, देखा जाता है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब उसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम फॉर चेंज यानी कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह किसके द्वारा परिवर्तित की गई, लाई गई थी? तो ये है UNFCCC सचिवालय के द्वारा इसको लाया गया था। याद रखिएगा, UNFCCC सचिवालय के द्वारा जो है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ को इजाद किया गया था, लाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में
कमी से संबंधित होता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बैठकें होती हैं, जो रियो डी पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 का, और भी ये सब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर इनका एक अहम योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ग्लैंड में ही है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में ही इसका मुख्यालय है। 100 इसके सदस्य देश हैं और ये 6 मुख्य क्षेत्रों पर जो होता है, 6 मुख्य क्षेत्रों पर संचालित होता है। कौन कौन से 6 मुख्य क्षेत्र होते हैं? एक तो होता है वनीय क्षेत्र, दूसरा सागरीय क्षेत्र, तीसरा होता है ताजा जलीय क्षेत्र, चौथा होता है वन्य जीव वाइल्ड लाइफ जो क्षेत्र होता है, पांचवा खाना यानी भोजन, और छठा जो होता है क्लाइमेट यानी जलवायु का क्षेत्र होता है। और भारत में ये WWF इंडिया के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा इसे। तो जो पृथ्वी कॉल होता है ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए क्या कर देते हैं? बिजली को बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में क्या करता है? जागरूकता लाने का एक आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया जो कि कथन सत्य है, क्योटो प्रोटोकॉल उपसंधि जो थी 2005 में से लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में से लाया गया था, लागू करवाया, मतलब कि जब इसके बात हुई थी, चर्चा हुई थी, 1997 में लाया गया था ये, और इसे जो लागू करवाया गया था तो वो 2005 में से लागू करवा दिया गया था पूरी तरीके से। और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, अभी मैंने आपको बताया था, मीथेन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेप के बारे में। यूनेप द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? तो पहले तो ये जान लीजिए, यूनेप की स्थापना हुई थी 1972 के करीब शायद हुई थी। हाँ, याद रखिएगा इसको, यूनेप की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। इसका जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में। अब नैरोबी क्या है, कहाँ है? केन्या में है, अफ्रीका में। ओके, सही से लिख देता हूं, नैरोबी। और इसमें 193 सदस्य जो हैं इसके सदस्य देशों में आते हैं। और यूनेप ही जो होता है ये 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार भी यही देता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल और चैंपियंस ऑफ द अर्थ भी पुरस्कार यही देता है। और 1972 में यूनेप में ही ये बात उठी थी कि 5 जून को जो होता है क्या मनाया जाएगा? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसे शुरुआत कब करवा दी गई थी? 1974 में पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हो गया था, याद रहेगा ये चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाँ, यूनेप तथा एक है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन दोनों ने साठगांठ करके IPCC का गठन किया, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पैनल का गठन किया। CC यानी कि 88, ऐसे याद कर लो, CC 88, 1988 में इसका गठन किया गया था। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में ये बात हो रही थी, यूनेप के बारे में। अब हम आते हैं फिर से क्वेश्चन पर। यूनेप द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? तो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए इसको विकसित किया गया है। नोट को समझते हैं। कॉमन कार्बन मीट्रिक एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र के भवनों के निर्माण कार्य से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन को प्रभावित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणना पद्धति होती है। ओके, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का जो माप, रिपोर्टिंग, सत्यापन, फला धमाका सब कुछ गणना पद्धति वही होता है। इसमें गणना भवनों के निर्माण में जो इन सब चीजों की वजह से जो चीजें हो रही होती हैं। नेक्स्ट, कार्टागेना प्रोटोकॉल, अभी मैंने आपको बताया था, जल सुरक्षा समझौते से संबंधित होता है। ओके, और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? कार्बन पदचिह्न कहा जाता है। कार्बन क्रेडिट को समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार दीजिए इसको पहले तो। क्योटो प्रोटोकॉल
अब देखिए 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल की जो सबसे पहले बात उठी थी, क्योटो प्रोटोकॉल की जो सम्मेलन की बैठक हुई थी और इसको लागू करवाया गया था 2005 में से लागू करवा दिया गया था। ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू करवाई गई थी। ओके, और इस प्रणाली के तहत किसी भी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कि किसी देश में कितना उद्योग है और हर एक उद्योग कितना कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कर रहा है, उसका पूरा इसमें गणना की जा रही होती है। ओके, और किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में से प्रति मीट्रिक टन, ये पॉइंट याद रखिएगा, कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। ये अब समझिए ध्यान से इसको कि अगर कोई देश 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन इमिशन को कम कर देता है, कंट्रोल कर देता है, रोक लगा देता है, इमिशन को कम कर देता है, तो उसे एक क्रेडिट मिल जाएगा। कौन सा? कार्बन क्रेडिट, जिसको वो बेच करके अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कार्बन क्रेडिट का फिर व्यापार भी होता है। ओके, और उनका जो मूल्य तय होता है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है, कोई और नहीं इसको तय कर रहा होता है। समझ रहे हैं? गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में दिया गया कथन सत्य है। ये क्या है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है और साथ ही साथ यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए भी होता है। छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्र के अवलोकन के लिए भी इसका इस्तेमाल, गहरी कार्बन वेधशाला का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रस्ताव प्रकाशित हुई थी 2008 ईस्वी में प्रकाशित करवाई गई थी। ओके, जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो हुई थी, इसमें 8 बिंदुओं पर इसमें बल दिया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 8 बिंदुओं पर बल दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? 1979 में होता जलवायु सम्मेलन ये हुआ था। ओके, 1979 में हुआ था। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ओके, जो कि 1992 में हुआ था। और 1992 है ये, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये 1997 में हुआ था, 5 साल बाद हुआ था ये। ओके, और कार्बन व्यापार जो होता है, जो मैंने कार्बन क्रेडिट होगा तो उसका व्यापार भी करवाया जाएगा, तो क्योटो प्रोटोकॉल से ये भी संबंधित था। तो ये सब चीजें थी हमारे कार्बन से संबंधित। नेक्स्ट में हम आपके लिए ओजोन से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे और भी अन्य टॉपिक को इसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए आप इतना रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, और जल्दी से जल्दी मैं आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा लूंगा। जैसे इसका फाइनल क्लास होगा तब तक के लिए आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए आप इसको वीडियो को कई बार सुन लीजिए, याद कर लीजिए, यह आपके लिए काफी बेनिफिट साबित होगा। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।